थैंक यू रुपिन एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मैं एक शराबी हूँ और इस वक्त दिल्ली से बोल रहा हूँ। शराबीपन और शराबियों की हालत देख के ईश्वर भी थोड़ा विचलित हो गया था, शराबियों को मरता हुआ देखते हुए और शराबीपन की समस्या से मानवता को जूझते हुए। तो जैसे कि मैंने पहले भी अपनी शरीर में कहा था कि उसने जगह जगह पे अलग अलग लोग अपने रहस्यमय तरीकों से स्थापित किए हमको इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने हमको समस्या के बारे में बताया कि शराबीपन की बीमारी है क्या और कैसे एक शराबी उससे पीड़ित होता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है। और यहाँ पे वो दो और शराबी, एक शराबी डॉक्टर रोलैंड हैजर्ड और एक डॉक्टर कार्ल यूंग के जरिए इसका समाधान बताने की हमें कोशिश करनी है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि रोलैंड हैजर्ड जो था वो एक सक्षम और उच्च चरित्र का एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन वो टप्पे खा रहा था, फ्लाउंडर कर रहा था और उसको शराबीपन से इलाज नहीं मिल रहा था और वो बार बार रिलैप्स हो रहा था, उसकी हालत खराब थी। और वो डॉक्टर कार्ल यूंग के पास गया, जो उस टाइम पे विश्व का नंबर 3 का साइकियाट्रिस्ट था। उसके ऊपर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड थे, डॉक्टर एडलर थे। लेकिन देखो, भगवान के रहस्यमय तरीके वो वहां नहीं गए क्योंकि वो व्यस्त थे, तो वो डॉक्टर कार्ल यूंग के पास आए। डॉक्टर एडलर और डॉक्टर फ्रॉइड जो थे वो आध्यात्मिकता में और स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन कार्ल यूंग रखता था और भगवान ने इसीलिए रोलैंड हैजर्ड को यहां पहुंचाया। लेकिन वो 1 साल के इलाज के बावजूद फिर से रिलैप्स हो गया उसका, और वो डॉक्टर के पास आया और उसने कहा कि मैं ठीक होना चाहता हूं, क्या मेरा सुधार का कोई चांस है कि नहीं है, कोई विकल्प है मेरे लिए कि नहीं है। और यहाँ पे डॉक्टर कार्ल यूंग की ह्यूमिलिटी पे हमें गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डॉक्टर कार्ल यूंग आराम से उससे ये बोल सकता था, कोई बात नहीं, दोबारा से आना शुरू कर दे, तेरा 1 साल और इलाज करूंगा मैं, तेरे को और दवाइयां दूंगा, तेरे साथ और बात करूंगा और मनोवैज्ञानिक रूप से तुम्हारा सुधार करने की दोबारा से कोशिश करूंगी। लेकिन डॉक्टर की ह्यूमिलिटी देखो, उसने लालच ना करते हुए उसको सत्य बताया, क्योंकि उसने सत्य की मांग करी। He begged the doctor to tell him the whole truth and he got it। और उसने उसको ये बताया कि सत्य ये है कि तेरी जो हालत है, तू या तो अंगरक्षक रख, बॉडीगार्ड रख, या अपने आप को कहीं बंद कर दे, नहीं तो तू मर जाएगा पी के। अगर तेरे को जिंदा रहना है तो तेरे को दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे लिए और कोई समाधान नहीं है तेरी समस्या का। लेकिन अब आगे मैं पढ़ने जा रहा हूं, लिखते हैं कि बट दिस मैन स्टिल लिव्स, लेकिन ये अभी भी जिंदा है, एंड इज अ फ्री मैन, और आजादी के साथ जी रहा है। उसको ना किसी अंगरक्षक की जरूरत है, ना कहीं उसको बंद करने की जरूरत। He does not need a bodyguard, nor is he confined. He can go anywhere on this earth where other free men go without disaster. बिना दुर्घटनाग्रस्त हुए वो कहीं भी जा सकता है, आजादी के साथ घूम सकता है, प्रोवाइडेड, कंडीशन रखी है, विलिंग टू मेंटेन अ सर्टन सिंपल एटीट्यूड। उसको एक सर्टन यानी कि एक स्पेसिफिक यानी कि एक स्पष्ट आधार पे अपनी जिंदगी जीनी है, एक स्पष्ट रवैये के साथ, एक स्पष्ट विचारधारा के साथ। और यहाँ पे वो संकेत कर रहा है हमारे 12 कदमों के प्रति, यानी कि 12 कदमों के आधार पे अगर वो अपनी जिंदगी जिएगा तभी वो ये मकाम हासिल कर सकता है कि वो आजाद रहे, फ्री रहे और खुश रहे। Some of our alcoholic readers may think they can do without spiritual help. Let us tell you the rest of the conversation our friend had with this doctor. कोई किसी को गुमान न रहे कि बिना आध्यात्मिक मदद के या बिना आध्यात्मिकता का सहारा लिए कोई ठीक हो सकता है शराबीपन की बीमारी से। अगर किसी को ये गुमान है, किसी को ये पूर्व निर्धारित अपने अंदर विचारधारा है कि ये हो सकता है, तो उसमें और प्रकाश डालने के लिए लेखक ये कह रहे हैं कि हम बाकी की कहानी पे प्रकाश डालते हैं, बाकी की वार्तालाप पे जो डॉक्टर कार्ल यूंग और रोलैंड हैजर्ड के बीच में हुई। द डॉक्टर सेड, यू हैव द माइंड ऑफ अ क्रॉनिक एल्कोहलिक। अगर क्रॉनिक का हम सही मायने में मतलब देखें
तो क्रॉनिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज परसिस्टिंग एंड रिकरिंग, यानी कि एक बीमारी जो हमेशा के लिए रह रही है, जा नहीं रही कहीं से, परसिस्ट कर रही है। और रिकरिंग यानी कि जाती भी है तो कुछ समय के लिए जाती है और फिर वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं क्रॉनिक। वो यहाँ पे बोल रहा है कि यूर अ क्रॉनिक एल्कोहलिक। और हम क्रॉनिक एल्कोहलिक का जो शब्द है कई बार सुनते हैं। हमें कई बार लोगों ने बोला भी है कि यूर अ क्रॉनिक एल्कोहलिक। हम कई बार अपने आप को खुद ही क्रॉनिक एल्कोहलिक बोलते थे कि हम क्रॉनिक केस हैं, क्योंकि हम छोड़ नहीं पा रहे थे शराब। तो यहाँ पे डॉक्टर ने साफ बोला उससे, रोलन नजर से, तो क्रॉनिक है भैया, यानी कि जो तेरी बीमारी है वो बार बार स्थिर रूप से तेरे साथ अंदर समा गई है। बार बार आती भी है तो बार बार वापस चली जाती है, वापस आती है तो फिर आ जाती है। तो ये जो है ये क्रॉनिक है। आई हैव नेवर सीन वन सिंगल केस रिकवर विद दैट स्टेट ऑफ माइंड existed to the extent that it doesn't you। मतलब उसने साफ बोल दिया उसी कि तुम्हारे जैसे विचारधारा को लेके कोई आदमी मेरे पास आता है और क्रॉनिक केस है, उनमें से मैंने एक को भी ठीक होते हुए नहीं देखा है। सच्ची सीधी बात। और ये सुन के our friend felt as though the gates of hell had closed on him with a clang। यानी कि उसको ये लगा कि मेरा अंत आ गया है, मैं नर्क में पहुंच गया हूं, नर्क के अंदर हूं, और नर्क के दरवाजे जो हैं वो क्लैंग के साथ, यानी कि बहुत ऊंची आवाज के साथ बंद हो गए हैं, और मेरे लिए अब कोई चारा नहीं। तो उसको पूरी पूरी की पूरी रूप से उसकी आशा जो थी वो खत्म हो गई। ये बात सुन के डॉक्टर, लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर से पूछा, इज देयर नो एक्सेप्शन, यानी कि इसका कोई अपवाद है कि हमेशा ही होता है कि कहीं कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई बचा भी है, एक्सेप्शन है कोई कि नहीं है। और इस बात का भी ईमानदारी के साथ हमारे डॉक्टर कार्ल यूंग ने जवाब दिया, यस रिप्लाइड द डॉक्टर, देयर इज, हाँ अपवाद है, एक्सेप्शन है। Exceptions to cases such as yours have been occurring since early times। यानी कि मानवता जब से शुरू हुई है तब से, प्राचीन कालों से, अर्ली टाइम्स, इसके अपवाद देखने को मिले हैं। Here and there, यानी कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, once in a while, यानी कि बोले किधर, और once in a while यानी कि बहुत रेयरली उसने क्या कह रहा है देखा है, alcoholics have had what are called vital spiritual experiences। यहाँ पे वो अगेन संकेत कर रहा है वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वाइटल क्या होता है दोस्तों? वाइटल होता है वो चीज जो जान बचाती है, जैसे फेटल होता है वो चीज जो जान लेती है, वाइटल वो होता है जो हमें जान प्रदान करती है वापस। तो वाइटल यानी कि जान बचाने वाली, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव। तो ये जो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे जान बचाने वाले आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक अनुभव है, ये जब किसी शराबी को होते हैं तो उसका सुधार जो है, उसकी जो सुधार की प्रक्रिया है वहां से शुरू हो सकती है और वो बच सकता है। ये बात डॉक्टर कार्ल युंग ने रोलैंड हैजर्ड को बताई। और जो इस चैप्टर का सार है, देयर इज अ सोल्यूशन, तो अब मुख्य रूप से यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो सोल्यूशन बताता है, समाधान है क्या। यहाँ पे आके रियल सोल्यूशन वी आर नाउ गोइंग टू रीड अबाउट। टू मी दीज अकरेंसेस आर फिनोमेना। यानी कि जो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति हो रही है, उससे आदमी ठीक हो रहा है, शराब छोड़ पा रहा है, जिंदगी जी पा रहा है अपनी सामान्य रूप से। वो कह रहा है कि मेरे लिए जब ऐसी चीजें होती हैं, अकरेंसेस और फिनोमेना, फिनोमेना के बारे में हमने पहले ही बात करी थी, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने भी ये वर्ड यूज किया था, फिनोमेना। यानी कि वो ये कह रहा है कि ये चीज हो रही है, मेरे सामने हो रही है, मेरे को दिख रही होते हुए, और उसे देख के मेरे को अचंभा हो रहा है, लेकिन मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं क्या है। और मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं तो मैं इसको कोई नाम नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं इसको फिनोमिना बोल, यानी कि आई कैन सी इट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ, बट इट इज हैपनिंग, सो आई एम कॉलिंग इट अ फिनोमिना। उसको फिनोमिना का नाम दिया। दे अपीयर टू बी इन द नेचर ऑफ ह्यूज इमोशनल डिस्प्लेसमेंट्स एंड रीअरेंजमेंट्स। अब ये कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, कैसे प्रस्तुत कर रहा है अपने आप को हमारे सामने? वो कह रहा है ह्यूज इमोशनल, यानी कि भावात्मक रूप से, बहुत विस्तार में, बहुत विशाल में, बहुत विराट रूप में
हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो विचारधारा है, डिस्प्लेसमेंट्स एंड रीअरेंजमेंट्स। डिस्प्लेस करना मतलब किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, डिस्प्लेस करना यानी कि उसकी स्थिति को बदल देना, उसके पोजीशन को बदल देना। रीअरेंजमेंट्स किसी चीज का पुनर्स्थापित करना या उसको पुनर्व्यवस्था करना, रीअरेंजमेंट्स। किसी चीज, किसी जगह की हम सजावट को बदल देते हैं तो बोलते हैं कि हमने रीअरेंज, अपना रूम हमने रीअरेंज कर दिया, पलंग का डायरेक्शन बदल दिया, हमने कपड़े दूसरे मान भी रखने शुरू कर दिए, एक नई टेबल लगा दी, टेबल पे कुछ चीजें रख दी, रूम को कार्पेट कर दिया, रीअरेंज कर दिया पूरे रूम। तो हमने क्या किया, उसकी दोबारा से सजावट की। वैसे ही अपनी विचारधारा और अपनी सोच तो हमने रीअरेंज किया। ये इसके उद्देश्य है। वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की वजह से ये होता है। आइडियाज, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स which were once the guiding force of the lives of these men are suddenly cast to one side. उसके जो भाव थे, उसके जो आइडिया थे, यानी कि उसकी जो सोच थी, विचारधारा थी, वो सारी की सारी कास्ट टू वन साइड, यानी कि जो पूर्ण पूर्ण उसकी विचारधारा थी, किसी को किसी चीज को कास्ट टू वन साइड करना, यानी कि उसको उठा के एक सिरे पे कर देना। ये क्या हुआ, एक रीअरेंजमेंट हुआ, एक चेंज हुआ। तो अगर हम देखा जाए तो दोनों चीजों में एक ही चीज हो रही है। और जैसे हमने 2-3 दिन पहले विमल भाई ने हमने पढ़ा था रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इन द अपेंडिक्स ऑफ दिस बुक, उसमें हमने क्या देखा था कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बेसिकली है क्या, बदलाव। और यहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है, किसी चीज को उठा के एक साइड कर देना, बदलाव। किसी चीज को रीअरेंज करना, बदलाव। किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, उसकी पोजीशन से उसको बदल देना, बदलाव। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बदलाव के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बदलाव है हमारी विचारधारा में, हमारी सोच में, हमारे जीने के तरीके में। और इस बदलाव को ही हम आध्यात्मिक जागृति या आध्यात्मिक अनुभव का नाम देते हैं। और ये हमारी सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत है। और एंड अ न्यू, कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ कंसेप्शंस एंड मोटिव्स बिगेन टू डोमिनेट। अगर मैं अपनी पुरानी विचारधारा को उठा के एक सिरे पे कर देता हूं, तो दिमाग तो मेरा वही है, इंटेलेक्ट, सुबुद्धि मेरी रहती है। तो मुझे उसकी जगह उस अपने उस मस्तिष्क में, अपने उस दिमाग में, अपने जहन में मेरे को नई श्रृंखला, एक विचारधारा की उत्पन्न करनी पड़ेगी, उसको जगह देनी पड़ेगी। तो ये नई विचारधारा जो है, न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्शंस, वो डोमिनेट करती है, यानी कि वो हावी हो जाती है, पुरानी हट जाएंगी और नई आ जाएंगी। और ये जो नई विचारधारा है, नई सोच मेरी है, यही मेरी सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत है। In fact, I have been trying to produce some emotional rearrangements within you. और डॉक्टर युंग ने रोलन हैजर से कहा कि तुम्हारे अंदर भी, मैं 1 साल से कोशिश यही कर रहा हूं कि तुम्हारे अंदर भी यही नई विचारधारा के मूल आधार जो हैं, ये तुम्हारे अंदर मैं किसी प्रकार से तुम्हारे तक पहुंचा सकूं, लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूं। With many individuals, the methods which I employed are successful. कई लोगों में वो कह रहा है कि मैं सफलता प्राप्त कर पाता हूं ये नई विचारधारा, नई मूल आधार डालने में, लेकिन तुम्हारे साथ मैं पूर्ण रूप से असफल। But I have never been successful with an alcoholic of your description. और यहाँ पे उसको बोला कि तुम्हारे जैसे शराबी के साथ, तुम्हारे प्रकार के, तुम्हारे किस्म के शराबी के साथ, क्रॉनिक अल्कोहलिक के साथ मैं कभी भी ये कार्य करने में ना समर्थ रहा हूं, ना सफल। ये उसकी दुविधा थी। और ये असली हालत उसकी डॉक्टर कार्ल युंग ने रोलन हैजर्ड को स्पष्ट रूप से, बिना कुछ छुपाए, ईमानदारी के साथ, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ उसको, उसके सामने एक आईना रखा और उसको अपनी, उसकी स्थिति जो है उसको साफ तौर से बताई कि क्या तेरी हालत। अपॉन हेयरिंग दिस, आवर फ्रेंड वाज समवॉट रिलीव्ड। थोड़ी सी राहत महसूस हुई यहाँ पे रोलन हैजर्ड को कि कोई तो चाह रहा है, कोई तो बचाव का रास्ता उसने बताया कि आध्यात्मिक जागृति अगर मेरे को होती है, और हालांकि कम होती है, कभी कभी होती है, लेकिन इतिहास गवाह इस बात का कि इसके द्वारा मेरा सुधार जो है मुमकिन है, उस हद तक उसको राहत महसूस हुई। For he reflected that after all he was a good church member, क्योंकि वो चर्च जाता था, उसमें धार्मिक आस्थाएं थी, तो उसने सोचा था कि क्योंकि मैं चर्च जाता हूं, भगवान को मानता हूं, मेरे में धार्मिक एक प्रवृत्ति है, तो शायद मैं बच जाऊं। This hope, however, was destroyed by the doctors telling him that while his religious convictions were very good, in his case, they did not spell the necessary
वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो आशा थी वो बहुत जल्दी खत्म हो गई जब डॉक्टर कार्ल युंग ने उसको बताया कि हाँ ठीक है, तेरी धार्मिक प्रवृत्ति बहुत बढ़िया है, तू चर्च जाता है, तू चर्च का मेंबर है, तू भगवान को मानता है, लेकिन इस सब के करने से तेरे को आध्यात्मिक जागृति होगी या ये सब आध्यात्मिक जागृति की तरफ तेरे को ले जाएंगे, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि इससे उसका कोई सरोकार नहीं है, दोनों चीजों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कि क्योंकि तू धर्म में विश्वास करता है या धार्मिक प्रवृत्ति रखता है तो तेरे को एक अनुभव होगा आध्यात्मिक रूप से, ये कोई जरूरी नहीं है। तो उसको वो जो राहत और उसको ये जो बचाव का अपना एक जरिया दिख रहा था, वो भी उसके लिए थोड़ा सा रास्ता बंद हुआ ये सुन के कि धर्म और आध्यात्मिकता में कोई आपस में इस चीज को लेके, जहां तक सुधार को लेके है, शराबीपन से कोई उसमें कोई सरोकार तालमेल नहीं है। Here was the terrible dilemma in which our friend found himself. और इस दुविधा में आदमी ये था, ये रोलैंड हैजर्ड, कि मैं क्या करूं अब, क्योंकि धर्म और आध्यात्मिकता के बीच में कोई डॉक्टर युंग के मुताबिक इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो मेरे को आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए कोई और रास्ता लेना पड़ेगा। When he had the extraordinary experience which we have already told you made him a free man. लेकिन यहाँ आके, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उसको कहां से हुआ, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रोग्राम कर रहा था और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टेनेंट्स, उसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम, उसके द्वारा ये सुधार की प्रक्रिया में आया और एक सोबर लाइफ इसने जी। इतिहास के पन्नों में उसका अंत कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पे राजेश भाई प्रकाश डालेंगे, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें ये देखना है कि ये शराबीपन की जो समस्या है, समस्या के बारे में हमें बताया डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने, सुधार के बारे में और सोल्यूशन के बारे में, इसके समाधान के बारे में हमें बताया डॉक्टर कार्ल युंग ने। अब डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ को समस्या तो पता थी लेकिन समाधान के बारे में कुछ पता नहीं। कार्ल युंग को समाधान के बारे में पता था लेकिन समस्या के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, ऑब्सेशन, एलर्जी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के पास एक एक्शन प्लान था, लेकिन उनको ना समस्या के बारे में ना समाधान के बारे में, जहां तक शराबीपन का सवाल है उससे कोई उनको लेना देना नहीं था, उससे उनका कोई परिचय नहीं था दोनों चीजों को। तो जो पूरा प्रोग्राम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, और आज हम लोग यहाँ पे इस मीटिंग में हैं और रिकवरी के प्रोसेस में है, या अपन रिकवर्ड अल्कोहलिक्स हैं, तो इसमें किसी भी अल्कोहलिक का कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, डॉक्टर कार्ल युंग एंड ऑक्सफोर्ड ग्रुप। तो हमें हमेशा यही याद रखना है और हमें एज अल्कोहलिक्स ये ह्यूमिलिटी मेंटेन करनी है कि सिर्फ एक अल्कोहलिक बिल डब्ल्यू इन तीनों चीजों को, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में वो लेके आया, एक मोर्चे पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे लेके आया इनको, जिसकी वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बना और आज हम सब शराब के पहले घूंट से दूर इस मीटिंग में। तो यहाँ पे ये बता रहा है यहाँ पे कि समाधान है क्या, वो है एक आध्यात्मिक जागृति जो आती है एक बदलाव से। और ये चीज उसने जब बताई कार्ल युंग ने रोलैंड हैजर्ड को, और रोलैंड हैजर्ड ने इसका पालन किया और वो एक रिकवरी के प्रोसेस में आया, प्रक्रिया में आया। तो ये शुरुआत थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की। और यहाँ पे सेकंड स्टेप जो था हमारा, केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स टू डिस्ट्रॉय सोसाइटी, उसका मूल आधार यहाँ पे इस चर्चा से उत्पन्न हुआ है जो डॉक्टर रोलैंड हैजर्ड, सॉरी डॉक्टर कार्ल युंग और रोलैंड हैजर्ड के बीच में। तो मैं यहाँ पे एक विराम दूंगा क्योंकि यहाँ पे कहानी खत्म होती है डॉक्टर रोलैंड हैजर्ड और सॉरी डॉक्टर कार्ल युंग और रोलैंड हैजर्ड के बीच के वार्तालाप की। और यहाँ से इसके बाद कि वी इन टर्न सॉट द सेम एस्केप विद ऑल द डेस्परेशन ऑफ ड्राउनिंग मैन, कि हमने इस समाधान को अपने जीवन में कैसे उतारा, यहाँ से हम कल पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ और आशा है कि कल हम ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू रूपिन एंड बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी, थैंक्स फॉर योर सर्विस। और बिना देरी के राजेश जी को बुलाना चाहूंगा। राजेश जी प्लीज स्टेज योर कॉन्टेक्स्ट के बारे में शेयर करें। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू सो मच।
रोपन जी वंडरफुल सर्विस। और अतुल जी बहुत ही बड़ी। जितनी बार इन पेजों को, सारी किताब का ही ऐसे ही है यार, लेकिन ये पेज कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सोल्यूशन है भाई। और बहुत बढ़िया बात जो अतुल जी ने एंड करा ना कि भाई हर किसी को एक चीज पता है, दूसरा सिरा नहीं जुड़ा हुआ। तीनों चारों सिरों को जोड़ने का श्रेय जो है वो बीडब्ल्यू को जाता है। अच्छा, एक बीडब्ल्यू की भी, मतलब जैसे बीडब्ल्यू का मैं इतिहास देखता हूँ, इतना एरोगेंट था स्टार्टिंग में, इतना आइडियल, इतना जिद्दी। भाई साहब, इतना हम्बल कैसे हो सकता है कोई आदमी कि उन्होंने सबको पूर्ण श्रेय दिया, सबको। नहीं तो वो सारा श्रेय खुद ले सकते थे सेकंड स्टेप का। अपने जो उनको सिक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ था, सारा श्रेय अपने सिक्सुअल एक्सपीरियंस को दे सकता था बीडब्ल्यू। सारा श्रेय वहां ले जाता है, टर्न कर देता है इस इंसिडेंट को, इस एपिसोड को हटा देता बीच में से। अपने जो उनको एक्सपीरियंस हुआ था टाउन हॉस्पिटल में, उसको श्रेय दे देता सेकंड स्टेप का कि यहाँ आया था भाई साहब सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन है, और बाकियों को इस तरीके से मिल सकता है। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी यार, अगर बीडब्ल्यू को गहराई से देखें तो सत्य में बड़ी ह्यूमिलिटी थी भैया, कहीं ना कहीं अंदर हम्बल था। अब आते हैं जी कल का। हालांकि रोनाल्ड हैजर्ड कभी भी ये ज्वाइन नहीं करा उस आदमी, थोड़ा सा कट्टर था वो। और कट्टर क्या, ऑक्सफोर्ड ग्रुप पर कई बहुत ही ज्यादा कट्टर थे। उन्होंने अल्कोहलिक एनमिसिस के साथ, मतलब उनका हमेशा से ही वो आंकड़ा बैठा ही। और उनमें से रोनाल्ड हैजर्ड भी एक था जिसने अल्कोहलिक एनमिसिस की ना, मतलब थोड़ा पर्सनैलिटी इस प्रकार की थी, कभी भी ज्वाइन नहीं करी अल्कोहलिक। ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े रहे और हमारे ए बनने के पीछे बैकग्राउंड तैयार कर गया, कुछ भी मानो। और इस सबका श्रेय, जैसे मैं बता रहा हूं, इस सबका श्रेय बीडब्ल्यू को जाता है। क्योंकि मैं तो आज बीडब्ल्यू को दूंगा श्रेय। कारण क्या है कि जब मैं इन दो लेटर को पढ़ता हूं जो डॉक्टर कार्लियन के साथ बीडब्ल्यू ने साझा करे हैं, लेटर लिखा है उधर से। अच्छा, ये महान विभूतियां थी। एक चीज और मेरे को नजर आ रही है कि ये महान विभूतियां थी कुछ, चाहे वो डॉक्टर कार्लियन को ले ले, चाहे बिल को ले ले। और मैं उस लेटर के कुछ शब्द भी पढ़ूंगा लास्ट में। जंग जो है वो अपनी तरीके से जो है, जैसे सिगमंड फ्रेड और एल्फ्रेड एल्डर के साथ कार्ल जंग की थ्योरी तीनों की एक ही है, लेकिन भाई साहब उसके सोल्यूशन डिफर है। क्योंकि वो दोनों मानते हैं कि मेडिकल अप्रोच रखनी है यार, दवाइयों दुइयों द्वारा ठीक करो अपने पेशेंट को। ये बंदा स्पिरिचुअल अप्रोच का पक्षधर है। और यही कारण है कि ये जो है वो स्विट्जरलैंड में जाके अपना काम जो है वो करने लगे। और इन्होंने ये बेसिकली मतलब दो तरीके से रोनाल्ड हैजर्ड का इलाज हुआ है। एक इलाज जो है वो लास्ट तक चलता रहा, 1920 से एक इलाज उन्होंने पकड़ा था, वो थी लेप थेरेपी। और हमारी बुक में जहां पर उस जगह पर बात आएगी वो भी मैं जिक्र करूंगा। वो लेप थेरेपी करवाते थे ऑर्डिनरी बिल्डर से, जो कि उनका भी तरीका यही था, वो साइकोसेक्सुअल थेरेपी करवाते थे। और उसका नाम था एमनुअल मूवमेंट। हो सकता है मेरे को सेंटेंस बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है प्रोनाउंसिएशन में, तो मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, EMMANUEL, इस मूवमेंट के नाम से। और इस मूवमेंट का भी बड़ा एल्कोहलिक एनमिसिस बनने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। जंग प्रोनाउंस रोलैंड क्रॉनिक अल्कोहलिक एंड देयर बाय होपलेस एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ मेडिसिन। सीधा सीधा कि भाई देखे दूसरे लोग ठीक हो सकते हैं। सोशल ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर, जो उसने बोला ना कि इंडिविजुअल द मेथड विच आई इंप्लाइड आर सक्सेसफुल, ये सोशल हो गए, दूसरे जो अल्कोहलिक है उनको ठीक है। तेरी जैसे डिस्क्रिप्शन वाले बंदे नहीं ठीक हो सकते, ब्रजेश जैसी, रोलैंड जैसी डिस्क्रिप्शन वाले बंदे नहीं ठीक हो सकते। वो बियॉन्ड द रीच ऑफ मेडिसिन है। द ओनली होप जंग सेड ही कुड ऑफर वाज ए लाइफ चेंजिंग वाइटल सेक्टर एक्सपीरियंस, एन एक्सपीरियंस which जंग रिगार्डेड फिनोमेना। एविडेंस नहीं है भाई साहब,
लॉजिकल एविडेंस नहीं दे पाएंगे फिनोमेना कि भाई साहब कैसे होता है, दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। ये वो मैंने परसों ही बोला था कि वो भी 2 पैक के बाद तो घंटियां बजती थी, लेकिन वो नहीं बज रही थी कईयों को। तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लॉजिकल एविडेंस नहीं दे पाएंगे, फिनोमेना है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। लेकिन यार ये भी बेचारा भागा रहा, रोलैंड हैजर्ड भी। अब आगा इसलिए रहा, ये तो इसने ज्वाइन नहीं करा और 4 एब्सोल्यूट पे कंसंट्रेट था। एक्चुअली उनका प्रोग्राम टेनेट के साथ 4 एब्सोल्यूट का ऑक्सफोर्ड ग्रुप ज्वाइन करा रोलैंड हैजर्ड के कहने से इसने। और वो 4 एब्सोल्यूट मतलब ऑनेस्टी, प्योरिटी, एब्सोल्यूट लगा लेना साथ में। जैसे एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस, एब्सोल्यूट लव, ये 4 तरीके के एब्सोल्यूट से वो काम स्टार्ट करवाते थे। जैसे ही एंट्री होती थी ना ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, ये 4 एब्सोल्यूट को पहले रख देते थे बंदे के सामने, फिर टेनेट करवाते थे। और अब वहां पर इनको 2 जो मेंबर मिले, शेफ क्रोनिल और सिब्रा ग्रेव्स, उनके द्वारा मैसेज हो वो एबी तक, टी तक गया, एबी को भी खोजा गया, एबी भी छुपा हुआ था वो। अभी इनके अपने परिवार के बारे में आते हैं। 4 बच्चे हुए, 1 बेटी 3 बेटे। 2 बेटों के नाम बोलना चाहूंगा। बड़ा बेटा था कैप्टन गिब्सन हैजर्ड, 1917 में जन्म हुआ। दूसरे बेटे का नाम था पेटर हैमिल्टन हैजर्ड, 1918 में, मतलब 1 साल का छोटे बड़े थे। और तीसरे बेटा था चार्ली हैजर्ड। इसका इसलिए नहीं लूंगा कि ये दोनों ही बेटे द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए इकट्ठे। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ही बेटों की डेथ होगी भाई साहब, इकट्ठे शहीद हुए, मतलब युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हो गए। और ये झटका झेल नहीं पाए। और अब देखो, हम लोगों के लिए विपत्ति देखना जी कितनी। कल ही बात हो रही थी आफ्टर मीटिंग में, और ये आज बात सिद्ध हो रही है कि 1944 में जो बंदा दोबारा पीना शुरू करता है, और भाई साहब 1945 में 20 दिसंबर 1945 में जयराम जी की हो जाती है मृत्यु, हो जाती है सर। मतलब रिलैप्स के बाद, मतलब है तो जिस बंदे से हमें सोल्यूशन मिला वो भी पी के मरा। जिस आदमी से एल्कोहलिक एनमिसिस को हार्ड एंड सेंटेंस, लेकिन सच्चे हैं सेंटेंस, कि जिन व्यक्तियों को हम पैरोकार मान के, वो भी भाई साहब बीमारी घातक है। सीधा सीधा सेंटेंस इसके साथ में ये जोड़ूंगा कि वो झटका वाकई नहीं सहन कर पाया। बहुत बड़ा झटका था यार, 2 जवान बच्चे मर जाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। नहीं झटका अगला बर्दाश्त कर पाया। और अफसोस कि हम एल्कोहलिक एनमिसिस वालों को सोल्यूशन देने वाला व्यक्ति जो है, उसकी मृत्यु जो है वो इससे हुई। और अब थोड़ा सा मैंने पहले बोला था, वो अपनी किताब को पकड़ लेते हैं, बिल डब्ल्यू ने क्या बोला है। अब मैं जी पेज नंबर 276, लैंग्वेज ऑफ हर्ट, वो कोई भी खोल के देख सकता है। इसमें द बिल डब्ल्यू कार्ल जंग लेटर। अब ए बनने के बाद 26-27 साल बाद बिल को ध्यान आया, मैंने तो थैंक यू नहीं करा लोगों का। और कुछ लोग जिंदा भी है, जैसे अब ये हमारा अर्ली वर्ड ग्रुप जो है वो ए आर्काइव बनाने जा रहा है। वो सेम घटना है कि भाई साहब थैंक यू तो कर दें यार, कोई तरीका तो अपनाएं, हिस्ट्री उस्ट्री देख लें, कोई क्या किन लोगों ने, मतलब किन लोगों ने ये बैकग्राउंड किन लोगों ने तैयार करी है, तो उनका थैंक यू तो कर दें। अब मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ। आफ्टर हिज, बस लूंगा मैं 3-4-5 मिनट ही इसमें। After his retirement from a leadership in 1961, Bill remarked on a task he had long desired to undertake, acknowledge a debt to those who had contributed to its creation. भैया रिटायरमेंट होगी 1961 के बाद, बिल डब्ल्यू ने सारी लीडरशिप छोड़ दी, सारे काम छोड़ दिए के, और उस काम की शुरुआत करी जो उसे बहुत पहले करनी चाहिए थी, बहुत टाइम से सोच रहा था। आभार व्यक्त करना है उन लोगों का जिन लोगों ने बनाया है। जो लोग बैकग्राउंड में बैठे आभार ही नहीं व्यक्त कर रहे, उनमें से सबसे बड़ा आदमी आज जिंदा है, उसका नाम है डॉक्टर कार्लिन। और डॉक्टर कार्लिन को लेटर लिखने के लिए वन ऑफ द पीपल वाज द डॉक्टर कार्लिन, टू होम बिल रोट ऑन जनवरी 23, 1961। बीडब्ल्यू ने, हालांकि ये डेट बिल्कुल एक्यूरेट है, नहीं तो बीडब्ल्यू की कोई डेट जो है वो एक्यूरेसी नहीं है, ये डेट बिल्कुल सही है। 23 जनवरी 1961 को एक पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिख रहे हैं, माय डियर जंग, दिस लेटर इज ग्रेट एप्रिसिएशन, हैज बीन वेरी लॉन्ग ओवरड्यू। मतलब जैसे महान सराहना के साथ मुझे ये चिट्ठी जो है वो बहुत पहले लिखनी चाहिए थी। जैसे एक तरीका होता है
मे आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिल डब्ल्यू, ए को फाउंडर ऑफ सोसाइटी ऑफ एल्कोहलिक एनमिस। अपने बारे में बता रहा हूँ भैया, मैं को फाउंडर हूँ, मेरा नाम बिल डब्ल्यू है। दो यू हैव श्योरली हर्ड ऑफ अस, I doubt if you have agreed to certain conversation you once had with one your patient, Mr. Roland Hazard। कह रहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि तूने हमारे बारे में ना सुना हो, देख सोसाइटी बनाई है हमने, और डाउट है मुझे कि तूने नहीं सुना होगा। लेकिन भाई इसके बनने के पीछे जो है वो तेरी और रोलैंड हैजर्ड की कन्वर्सेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है तेरी और रोलैंड हैजर्ड की कन्वर्सेशन है। बैक इन अर्ली 1930 दे प्ले द क्रिटिकल रोल इन द फाउंडिंग ऑफ अवर फेलोशिप। दो रोलैंड एच वाज द लॉन्ग सिंस पासेज अवे, हालांकि उसकी बहुत पहले मृत्यु हो गई है, जैसे 45 में। द रिकलेक्शन ऑफ द रिमार्केबल एक्सपीरियंस while द ट्रीटमेंट बाय यू डेफिनेटली बिकम पार्ट ऑफ ए हिस्ट्री। यार लेकिन तुम लोगों ने जो आपने उसकी का इलाज करा था, उसको कुछ जो आपने अनुभव दिए थे, वो आज ए हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। आज आज हम लोग भी जिक्र कर रहे हैं इन दो आदमियों, डॉक्टर कार्लूम का। और अब देखो जी, इसको जवाब दे रहा है। अब पूरा तो लेटर पढ़ नहीं सकते भाई साहब, 5-5 4-4 पन्नों, 2-2 3-3 पन्नों के हैं। लेकिन उसने जवाब दिया 30 जनवरी 1961 को, डियर बिल डब्ल्यू, योर लेटर हैज बीन वेलकम्ड इंडीड। भाई स्वागत है तेरे लेटर का। आई हैड नो न्यूज फ्रॉम रोलैंड हैजर्ड, एनीवन ऑफन वंडर्ड व्हाट हैज बीन हिज फेट। भाई कैसे लिख सकता है ये सेंटेंस को आदमी? अबे मेरे को नहीं पता, मैंने बाद में पूछा भी नहीं उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई हमेशा मैं सोचता रहा कि उसका क्या हुआ, लेकिन मेरे को पता नहीं। लेकिन इसके लास्ट वाले 3 लाइनें जरूर पढ़ना चाहूंगा इस लेटर की। यू सी एल्कोहल इन लैटिन इन सिपरेट। डॉक्टर कार्लिन कह रहा है यार लैटिन भाषा में शराब को सिपरेट बोलते हैं, एंड यू यूज द सेम वर्ड फॉर द हाईएस्ट रिलीजियस एक्सपीरियंस एज वेल एज द मोस्ट डिपार्मिंग पॉइजन। कह रहा तुम लोगों ने सही तरीका अपनाया भाई साहब, इलाज भी जहर का नाम, और तुम लोगों ने सोल्यूशन भी रिलीजियस एक्सपीरियंस या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर दिया। वहां भी सिपरेट, यहाँ भी सिपरेट। मतलब जो जहर है ना, डिपार्मिंग पॉइजन है, जहर को भी तुम लोग सिपरेट बोल रहे हो और लैटिन भाषा में, और देखो सोल्यूशन भी सिपरेट है। द हेल्पफुल फॉर्मूला देयरफॉर सिपरेट कंट्रा सिपरेटम। एक एक सिपरेट दूसरे सिपरेट का मुकाबला कर सकती है, दूसरा कोई मुकाबला नहीं है यहाँ। मतलब शराब भी सिपरेट और ये भी सिपरेट। ये डॉक्टर कार्लियों के वर्ड थे। और थैंक यू अगेन फॉर योर काइंड लेटर। अब इस पूरे लेटर को जब पढ़ते हैं ना तो लगता है, पता है मेरे जैसा आदमी होता है, हाँ हाँ यार करा था लाज, भैया मैं तो भूल गया इन बातों को। उसने स्पष्ट बोल दिया भाई साहब को कोई मतलब कितनी ह्यूमिलिटी दोनों की ही उसमें है। ये भाई साहब ये अल्कोहलिक एनमिसिस ऐसे नहीं हुआ बना, ये कुछ लोग दिव्या विभूतियां इस संसार में आई थी, उनके कारण ये अल्कोहलिक एनमिसिस बना। धन्यवाद, थैंक यू।